लेकिन आज की कहानी जो है, जिस तरीके से जो प्लानिंग है, पूरा मिशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहानी एक तरह से ये भी बताती है कि अगर अपनी ही हमारी एजेंसियों के बीच में तालमेल ना हो तो उसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी ये भी बताती है कि अगर एक टीम के अंदर कोई एक भेदिया हो तो उस मिशन का अंजाम क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कहानी अनरवल्ड ऑन दाऊद इब्राहिम की है, बल्कि दाऊद इब्राहिम ऑपरेशन, बल्कि कहें ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम को ठिकाने लगाने की है, मारने की है। ओसामा बिन लादेन का जो एपिसोड हुआ था, जिस तरीके से अमेरिकी सील कमांडो ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसके बाद इस दुनिया में एक बहुत लंबी बहस चली थी कि अगर अमेरिका एक दूसरे मुल्क में घुसकर ऐसा कर सकता है तो बाकी देश भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ख़ासतौर पे हिंदुस्तान को लेकर भी ये बात आई, भारत को लेकर कि हमारा जो दुश्मन है, चाहे हाफिज़ सईद हो या फिर मौलाना मसूद अज़हर हो, अनरवल्ड दाऊद इब्राहिम हो, ये सबको पता है कि ये लोग पाकिस्तान में हैं। दाऊद को छोड़ दें तो मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद के बारे में तो तमाम तस्वीरें खुद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हर जगह आती हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, तो उनका ठिकाना भी मालूम है कि कहाँ है, लाहौर में है कि इस्लामाबाद में है कि भावलपुर में है कि कराची में है। तो जब सब कुछ पता है तो फिर हम उनको घुसकर क्यों नहीं मार सकते। जबकि ओसामा बिन लादेन के बारे में पता नहीं था, कभी वो ओपन में आया नहीं, और अमेरिका को लगभग 10 साल तक उसने छकाया कि वो पाकिस्तान के ही एबटाबाद में है। फिर भी अमेरिका को जब पता चला, लगातार पीछे थी, उसके बाद उन्होंने उसको ढूंढ निकाला और मार डाला। तो ये चीज़ें जब आई, ख़ासतौर पर ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद, तो ऐसा नहीं है, हर देश ने अपने अपने लेवल पे इस बारे में काम करना शुरू किया। उसमें इंडिया भी था। हमने अपने दुश्मनों को लिस्ट बनाई, और ये चीज़ें चूँकि पब्लिक डोमेन में होंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो सीक्रेट मिशन है, जाहिर सी बात है वो सीक्रेट ही होते हैं, कुछ चीज़ें छन छन कर बाहर आ जाती हैं। तो वैसे ही दाऊद इब्राहिम को लेकर हुआ कि हमारी जो खुफिया एजेंसी RNW यानी कि रॉ, उसको पीछे लगाया गया था कि दाऊद इब्राहिम की हरकतों का, उसके कहाँ पे है मूवमेंट, और पकड़ के लाने का हिंदुस्तान, ये सारी चीज़ें बीच बीच में होती रहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान ने कभी माना नहीं और न मानेगा कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ है, जबकि सबको पता था कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, क्लिफ्टन रोड का पता मालूम था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी माना नहीं। तो अब ऐसे में ऑप्शन क्या बचता है, एक, किसी तरह ढूंढ कर दाऊद इब्राहिम को वहीं ठिकाने लगा दिया जाए, दूसरा किसी तरह पकड़ कर लेकर आया जाए यहाँ पे। जैसे एक फ़िल्म भी आई थी D-Day, जिसमें ऋषि कपूर, उसकी कहानी ऐसी ही थी कुछ। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कहानी थी, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑपरेशन हुए थे, और उससे थोड़ी सी जो चीज़ें लीक हुई थी उसके ऊपर भी थी। तो आज की जो कहानी है वो दो ऐसे ऑपरेशन की कहानी है जब दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए हमारी खुफिया एजेंसियों ने प्लान बनाया, मिशन बनाया, मिशन तैयार किया। पहला मिशन जो था वो जो लास्ट में है 2011, उसकी बात करते हैं। 2011 में ये अपनी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, इसने ये प्लानिंग की कि जब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, दाऊद का ठिकाना पता सब पब्लिक डोमेन में था, न्यूज़ चैनल पे चल रहा था, तो ये था कि कहाँ पे वो रहता है। तब ये हुआ कि दाऊद को कराची से कैसे निकाला जाए, या तो मारा जाए या फिर लेकर आया जाए। तो इसके लिए एक पूरी अपनी जो रॉ है उसने एक प्लानिंग बनाई, इस पे काम किया, और कहते हैं कि 2011 में ऑपरेशन किल दाऊद के नाम से एक मिशन शुरू हुआ। इसके लिए जो अपने रॉ के जितने एजेंट थे, जाबाज, ऐसे कहते हैं कि 9 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और उनका नाम उनको दिया गया सुपर बॉय। ये 9 के 9 अलग अलग कंट्री में पोस्टेड थे, अलग अलग इनके ज़िम्मे काम था, बट उनकी महारत और उनकी बाकी सारी टेक्निक और सारी काबिलियत को देखते हुए कहते हैं 2011 में जब ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान में घुस के दाऊद को मारना है, तो फिर रॉ ने अपनी ये प्लानिंग की, और उसके बाद ऐसे 9 एजेंट को तैयार किया गया जो इस ऑपरेशन में, इस मिशन में लगेंगे। इसके बाद इन सभी को बाकायदा जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके ज़रिए भी ट्रेनिंग दिलवाई गई, और इनकी पूरी ट्रेनिंग मोसाद की मदद से भी हुई। और फिर सारी ट्रेनिंग होने के बाद इन सबको जब पूरी तैयारी हो गई,
उस ट्रेनिंग के बाद इन सबको पूरा बाकायदा दाऊद के वीडियो, तस्वीरें, लेटेस्ट जो मीडिया के ज़रिए या जब पाकिस्तान में अपने एजेंट थे उनके ज़रिए जो आ रही थी, वो सारी चीज़ें बार बार दिखाई गई ताकि कोई गलती ना हो। एक शख्स जो सफ़ेद दाढ़ी चश्मा लगाता हो, उसके हर एंगल से तस्वीर जो कि दाऊद इब्राहिम था, इन लोगों को दिखाई गई। और फिर इन सभी को जब पूरी ट्रेनिंग हो गई, इनका एक लंबा चला ट्रेनिंग, लगभग कहते हैं 1.5 साल के आसपास, 1.5 या 2 साल। उसके बाद सूडान, नेपाल और बांग्लादेश के पासपोर्ट के ज़रिए इन सभी एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया इस मिशन के लिए, ताकि इनकी जो नागरिकता है वो सारी अलग अलग हो और ये आसानी से वहाँ दाखिल हो सकें। जब आप इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान में जाते हैं तो चाहे आप आम नागरिक भी हों तो आप थोड़े से शक के घेरे में होते हैं। जैसे सेम अपने इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी आता है, ख़ासतौर पर अगर एक एज है, आप यंग हैं 40-50 के अंडर में, तो आप थोड़े से रडार पे रहते हैं। बुज़ुर्ग हैं 70-65 साल से ऊपर हैं तो थोड़ी सी सख्ती कम होती है। तो इन लोगों को अलग अलग देश के पासपोर्ट पे इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। वहाँ से ये कराची पहुँचते हैं। कराची में ये था कि इनको सबको हथियार मुहैया कराया जाएगा और बाकी चीज़ें वहाँ उनको बताई जाएंगी। और इसके लिए बाकायदा जो पाकिस्तान में कुछ दाऊद के दुश्मन थे, क्योंकि हर देश में हर गैंग के दुश्मन होते हैं, तो पाकिस्तान में भी दाऊद के कई दुश्मन हैं जो वहाँ गैंग वार और बाकी चीज़ें चलती, बीच बीच में पहले खबर भी आती थी, तो उनको भी अपनी तरफ मिलाया गया अलग अलग बहाना बनाकर। और फिर वहाँ पे जो अपने अंडरकवर एजेंट्स थे उनसे भी पूरी जानकारी ली गई। और फिर इन सब की मदद से ये तय हुआ था कि कराची में जो क्लिफ्टन रोड है, आखिरी में ज़ीरो इन उसी को किया गया था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की सबसे ईजिली जो मूवमेंट की जानकारी मिली थी वो क्लिफ्टन रोड की मिली थी। और क्लिफ्टन रोड का वो बंगला भी और उसका पता भी सबके पास था। पूरी रेकी हुई, पूरी छानबीन पड़ताल, दाऊद के मूवमेंट, और जाहिर सी बात है दाऊद का जब काफिला कारवां चलता था तो भयानक सिक्योरिटी के साथ। कहते हैं कि पाकिस्तानी ISI और बाकी लोग भी जो है दाऊद की सिक्योरिटी में, दाऊद के अपने जो सिक्योरिटी थी वो तो अलग, इसके अलावा ISI की सिक्योरिटी का कवर अलग था, तो पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो सारी चीज़ें जब तय हुई तो उसके बाद पता चला कि हर शाम करीब 4 से 6 के बीच में दाऊद अपने बंगले से निकलता है, रूटीन, एक शायद फ्राइडे को छोड़कर, और वो वहीं क्लिफ्टन रोड से कुछ करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की मेस है, वहाँ वो जाता है। और वहाँ पे जो आर्मी के जो पूर्व रिटायर्ड और ये सारे पाकिस्तानी आर्मी के हैं वो लोग वहाँ होते हैं, उनसे मुलाकात करता है, उनसे बातचीत होती है, पर क्या चीज़ें होती हैं ये नहीं मालूम। लेकिन ये था कि 4 से 6 के बीच में इसका रूटीन है कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की मेस में जाता है, जुमा की छुट्टी को छोड़कर। पाकिस्तान में छुट्टी जुमा की होती है। तो अब ये वाली जो जानकारी है, इसके बाद तय हुआ कि इसी 5 किलोमीटर के रेंज में ही जो कुछ करना है करना है। अब उसके बाद इस रास्ते की पूरी निगरानी की गई, इस पूरे रास्ते की छानबीन की गई, और तय ये हुआ था कि गोली चलाने के बाद वहाँ से जो भी सारे एजेंट हैं जिनको इस मिशन पे लगाया गया है, ये हिट एंड फ्ली का ऑपरेशन है। मतलब गोली चलाओ, गोली मारो और भाग जाओ, कोई पकड़ा ना जाए, कोई स्पॉट पे ना हो, कोई वहाँ पे मिले नहीं, बस आपको गोली चलाना है, सही निशाना लगाना और भाग जाना है। और यही इनको टास्क दिया गया था। तो आखिर में फिर ये तय होता है कि इसी जगह को ज़ीरो इन किया जाए जो मिस में जाने का रास्ता है। और उस जगह पे जहाँ पे ये मिस जाते थे वहाँ पे एक शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह पड़ती है, दाऊद के बंगले से उस मिस तक जो 5 किलोमीटर की दूरी है। तो रास्ते में शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह पड़ती है और दरगाह के आसपास का इलाका सबसे सही माना गया, इसलिए कि वहाँ पे अटैक करने के बाद भागना आसान था, पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल था। तो तय किया गया कि इसी शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह के आसपास ही टारगेट किया जाएगा। 13 सितंबर 2013 शाम 4 से 6 के बीच में तय हुआ कि दाऊद पे अटैक किया जाएगा। 13 सितंबर 2013 सभी के पास दाऊद की तस्वीर थी, फोटो था, हुलिया था। उस जगह की रैकी कई बार की जा चुकी थी।
तय वक्त पर सभी सुपर बॉय यानी कि जो 9 एजेंट थे, हर एक को अपने अपने जिम्मे काम दिया गया था, काम बढ़ गया था। ये लोग सब तैयार, जो सबसे सीनियर और सबसे जो को बताया गया था आगे कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, पहली गोली कौन चलाएगा। तय वक्त पर दाऊद अपने बंगले से निकलता है अपनी मर्सिडीज एस क्लास कार में, और दाऊद की इस मर्सिडीज एस क्लास कार के आगे और पीछे लैंड क्रूज़र जो है उसे स्कॉट कर रही थी। उस लैंड क्रूज़र में जाहिर सी बात है दाऊद के अपने सिक्योरिटी गार्ड और आईएसआई की तरफ से जो मुहैया कराए गए थे वो लोग थे। तो ये गाड़ियों का काफिला निकलता है, मेस की तरफ बढ़ता है। तैयारी पूरी थी। शाम के करीब 4 से 4:15 के बीच में जिस स्पॉट को चुना गया था वहाँ पे जैसे ही ये काम करना था, कहते हैं कि इस मिशन में जो सबसे सीनियर था, जिसको सभी को फॉलो करना था, जिसके ऑर्डर को, अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे कहा जाता है कि मिशन जो है वो कैंसिल कर दो। इस पूरे शूटर के बीच में और दाऊद के वहाँ पहुँचने में कुछ देर की बात थी मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन एन मोमेंट पे एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन के बाद इस मिशन को रोक देने का हुक्म दिया जाता है। वो सीनियर अफसर बाकी तमाम लोगों को फिर इशारा देता है और कहता है कि ऑपरेशन रोक दिया जाए, और इसके साथ ही ऑपरेशन रुक जाता है। एक फ़ोन कॉल के बाद ऑपरेशन जो है वो रोक दिया जाता है, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम कि कॉल किसका था। किसी भी एजेंसी ने या किसी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं और क्यों रोका गया। लेकिन बाद में जो धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें आई वो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी बहुत गोपनीय थी, कुछ लोगों को पता था, लेकिन दाऊद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुछ इस मिशन या इस रॉ की एजेंसी के बाहर के लोगों से भी कुछ पूछताछ की गई थी। तो एक शक ये भी है कि उन्हीं में से कुछ शक जो है कि उनमें से किसी ने लीक कर दिया और ये बात दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई, और इसीलिए एंड टाइम पे इसमें गड़बड़ ना हो चुके वहाँ पे पकड़े जाएं, एजेंट पकड़े जाएं, और फिर चूँकि इंडिया और पाकिस्तान की ज़मीन पर जाकर ऐसा ऑपरेशन करना तो बड़ी बदनामी होती। तो ये डाउट था कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने मुखबरी कर दी है, और इसीलिए ऐन वक्त पे इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुकी थी, और उसी के बाद दाऊद इब्राहिम ने फिर क्लिफ्टन रोड, जहां बंगले में जिसमें वो हमेशा रहा करता था, वो डर गया और उसके बाद उसने अपने ठिकाने बदलने शुरू किए और फिर कई ठिकाने बदले। तो ये एक ऑपरेशन ऐसा था जो एक फ़ोन कॉल की वजह से और एक किसी अपने ही जिसने डबल क्रॉस किया और ख़बर दाऊद तक पहुंचा दी, उसकी वजह से ये ऑपरेशन नाकाम साबित रहा, और इस तरह से ऑपरेशन किल दाऊद जो है वो मिशन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। तो एक कोशिश ये थी, लेकिन इससे ठीक 6 साल पहले, बल्कि 6 नहीं, करीब 9 साल पहले एक बार और ऐसी ही कोशिश हुई थी। हालांकि ऐसी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनकी कोशिश की गई, लेकिन जो रिकॉर्ड पे हैं, और इसके बारे में तो एक हमारे जो एक्स होम सेक्रेटरी थे आर.के. सिंह, जो बाद में इलेक्शन भी लड़े, एमपी भी हुए, उन्होंने भी बाकायदा बात की थी और बताया था। और इस ऑपरेशन से जुड़े थे अजीत डोभाल, जो अभी अपने एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उस वक्त वो हाल में बस आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। 2005 की बात है ये। 2005 में भी दाऊद इब्राहिम को मारने की एक पूरी प्लानिंग की गई थी। हुआ ये था कि तब अचानक खबर आई थी कि 9 मई 2005 को, 9 मई 2005 को दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख शेख का जो निकाह है वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन जो थे जावेद मियादाद, उनके बेटे जुनैद के साथ मक्का में हुआ। 9 मई 2005 को पाकिस्तानी मीडिया में भी खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम और जावेद मियादाद समधी बन गए। इंडिया में भी ये सारी खबरें चली खूब, और चूँकि जावेद मियादाद एक घर घर जाने वाला नाम, तो ये जब खबर आई तो हमारे यहाँ एजेंसियों के भी कान खड़े हुए, क्योंकि
अब ये था कि इस शादी के साथ, जावेद मियादाद के बेटे और दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें या बाकी चीज़ें आ सकती है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, और पाकिस्तान लगातार इस चीज़ से इनकार कर रहा था। लेकिन इन दोनों का निकाह हुआ मक्का में, सऊदी अरब में। अब ये था कि निकाह के बाद रिसेप्शन यानी दावत वलीमा भी होना था। तो कहते हैं कि जावेद मियादाद और दाऊद इब्राहिम दोनों चाहते थे कि वलीमा कराची में हो, पाकिस्तान में ही। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं चाहती थी कि ये रिसेप्शन पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान की सरजमीन पर हो, क्योंकि इससे दुनिया को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रखा है। और जो वो एक झूठ है वो लगातार जो बोल रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है, वो खुल जाएगा। इसीलिए ISI और पाकिस्तानी आर्मी, इन लोगों ने रिसेप्शन पाकिस्तान में करने की इजाज़त देने से मना कर दिया। तो अब क्या किया जाए, जबकि हम उस मौके की तलाश में थे कि वो रिसेप्शन हो, उसके वीडियो तस्वीरें ज़ाहिर हों, तो हमारा दावा मजबूत हो सकता है कि देखो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। हालांकि एक ओपन सीक्रेट है, सभी को पता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानते। तब यह हुआ कि पाकिस्तान में रिसेप्शन होगा नहीं तो कहाँ होगा, तो फिर दूसरी सबसे महफूज जगह थी दुबई। हालांकि उससे पहले 2000 में UN ने, आपकी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। 1993 जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट था, उसके बाद कई सालों तक हम लोग UN का दरवाज़ा खटखटाते रहे, और 2000 में UN ने दाऊद इब्राहिम का नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की सूची में डाल दिया। अब इससे दाऊद इब्राहिम के विदेश ट्रैवल करने पे थोड़ी सी पाबंदी लग गई थी, क्योंकि आप UN से घोषित हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो कोई भी देश जिसके साथ हमारी संधि है, ट्रीटी है, वो अगर पकड़ ले तो हमें सौंप सकता है। तो दुबई के साथ हमारा था, तो इसीलिए कि अब रिसेप्शन लेकिन दुबई में रखा गया, और दुबई में ग्रैंड हयात होटल इसके लिए चुना गया रिसेप्शन के लिए। अब जाहिर सी बात, उसमें मियादाद के सारे दोस्त, क्रिकेटर, अंडरवर्ल्ड के लोग सब एक जगह होंगे। तो यह तय हुआ कि 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख शेख और जावेद मियादाद के बेटे जुनैद का रिसेप्शन यानी दावत वलीमा होगा। ये पहली बार था जब ये कार्ड छपा, वो कार्ड हम लोगों के हिंदुस्तान के मीडिया के हाथ भी लगा। तो ये पहली बार था जब हमारी एजेंसियों को पहली बार एक पुख्ता जानकारी थी कि दाऊद इब्राहिम किस तारीख को कहाँ कितने बजे मौजूद हो सकता है। अब तक इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिली थी। तो ये गोल्डन चांस था, एक बहुत सुनहरा मौका कि मालूम था कहाँ पे दाऊद इब्राहिम आएगा, तो आप वहाँ पे दाऊद को मारने का प्लान बना सकते थे। और उस वक्त 5 महीने पहले ही IB के चीफ के पद से रिटायर हुए थे अजीत डोभाल। जैसी ये खबर आई मीडिया में, उसके बाद एजेंसियों के थ्रू, तो ये हुआ कि ग्रैंड हयात होटल में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए जिसमें हम दाऊद को पकड़ लें या दाऊद को मार दें। उसके ऊपर लंबी बातचीत हुई। पहले ये हुआ कि हम कमांडोज को भेज के कुछ ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये हुआ कि नहीं, दुबई जैसी जगह पे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो छींचा लेज़र हो जाएगा। ये भी था, इसको गुप्त रखना है, इसमें कहीं कुछ और चीज़ें या डायरेक्ट सरकार और ये सब इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की हरी झंडी थी, लेकिन ये था कि ये काम चोरी छुपे होने चाहिए। तब कहते हैं कि अजीत डोभाल से इस बारे में बात की गई। अजीत डोभाल 5 महीने पहले ही हटे थे, दाऊद इब्राहिम पे काफ़ी काम कर चुके थे, और ऐसे कई ऑपरेशन की वो मतलब एक तरह से उन्होंने प्लानिंग भी कर रखी थी। तो अजीत डोभाल को इस ऑपरेशन का हेड बनाया गया और कहा कि आप देखें इसको कैसे कर सकते हैं। अजीत डोभाल ने जो प्लान बनाया वो रास्ता ये था कि इसको किसी कमांडो या किसी अपने सरकारी अथॉरिटी या इस तरह के लोगों के ज़रिए नहीं कराएंगे, इसको बाहरी लोगों से कराएंगे। इसके बाद तय हुआ कि छोटा राजन को इसमें शामिल किया जाए। तब तक ये हुआ था कि अब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम वैसे भी अलग हो चुके थे 93 के बाद। छोटा राजन खुद को हिंदू डॉन बताता था और एक अंडरवर्ल्ड में भी लकीर खिंच गई थी हिंदू मुस्लिम। तो छोटा राजन के 2 शार्प शूटर को इस मिशन के लिए तैयार किया गया छोटा राजन की मंजूरी से, और छोटा राजन ने जो अपने सबसे बेहतरीन 2 शार्प शूटर थे उनको इस काम पे लगा दिया। ये दोनों थे, एक विकी मल्होत्रा और दूसरा था फरीद तानाशाह।
इन दोनों को बाकायदा हिंदुस्तान लाया गया। ये उस वक्त बाहर थे, जाहिर सी बात है, वांटेड भी थे, कई चीज़ें एक साथ कई होती हैं। और इनको यहाँ लाने के बाद कहते हैं कि दिल्ली के नज़दीक ही बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। पूरे ग्रैंड हयात होटल के जो नक्शे, बाकी सारी चीज़ें जो ऐसे ऑपरेशन में होता है, और उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई। इनको नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल कराया गया, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, सारा काम हुआ। और 23 जुलाई 2005 को इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। पूरी ट्रेनिंग के बाद, उस होटल के तमाम चीज़ें बताने के बाद, फिर इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, दुबई की फ़्लाइट की टिकट्स हुई, सारा काम हो गया। अब बस इन्हें वहाँ जाना था, और जाने के बाद मौका मिलते ही उस रिसेप्शन में अपने काम को अंजाम देना था। अब ये पूरा ऑपरेशन आईबी का जो था, अजीत डोभाल जो रिटायर हो चुके थे उसके बावजूद इसको हेड कर रहे थे। गिने चुने लोगों को मालूम थी ये बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये फरीद तानाशाह और विकी मल्होत्रा, ये दोनों गैंगस्टर थे, भारतीय कानून को भी तलाश थी। लेकिन यहाँ पे ये है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त वाले फार्मूला, उस पर काम करना था। दाऊद इब्राहिम ज़्यादा बड़ा दुश्मन, दाऊद इब्राहिम को ठिकाने लगाने का गोल्डन मौका। तो इसलिए इन दोनों को, और फिर दूसरा ये भी था कि छोटा राजन के अंदर एक बदले का वो भी जुनून था, क्योंकि बैंकॉक में दाऊद इब्राहिम के लोगों ने गोली चलाई थी हॉस्पिटल में, तो वो बदला भी लेना चाह रहा था। इसीलिए उसने अपने 2 सबसे बेहतरीन शार्प शूटर भेजे। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, पूरी तैयारी हो गई, पूरी मीटिंग हो गई, और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, ट्रेनिंग भी हो गई। लेकिन इसी बीच में होता क्या है कि इस बारे में यहाँ पे भी खबर लीक हो जाती है, और खबर लीक होती है मुंबई में, मुंबई पुलिस के ज़रिए। चूँकि दाऊद के बेटी के इस वलीमे को लेके सभी था, सबसे ज़्यादा दाऊद वांटेड जो है वो मुंबई पुलिस के लिए है, तो मुंबई पुलिस भी इस पर नज़र रखी हुई थी। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन चल रहा था ये गोपनीय था, दुबई जाकर 2 शार्प शूटर को निशाना लगाना था। लेकिन कहते हैं कि मुंबई पुलिस में, जो मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग हैं दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे पलते हैं, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, और जूनियर से लेकर सीनियर अफसरों तक पहुंच है। तो इस ऑपरेशन से बस कुछ दिन पहले दिल्ली में एक शाम अजीत डोभाल एक 5 स्टार होटल में फरीद तानाशाह और विकी मल्होत्रा को ब्रीफिंग दे रहे थे, कैसे काम करना है, क्या करना है। और अचानक जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे, तब उस 5 स्टार होटल में कमरे के दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाज़ा खुलता है। सामने जो मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे धनंजय कमलाकर, वो अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ कमरे में दाखिल हो जाते हैं। धनंजय कमलाकर को देखकर अजीत डोभाल भी चौंक उठते हैं। अजीत डोभाल को धनंजय कमलाकर अच्छी तरीके से जानते, क्योंकि आईबी के चीफ, और आईबी के बिना इनपुट के आप मुंबई जैसे शहर में काम नहीं कर सकते, खासतौर पर टेररिज्म से रिलेटेड। तो वो अचानक धनंजय कमलाकर के वहाँ पहुँचने पे हैरान परेशान पूछा, तो कमलाकर ने कहा कि हमारे पास ये वारंट है, हमें पता चला कि ये लोग सरहद पार से यहाँ आए हैं, और हमारी जानकारी ये है कि ये एक बड़े नेता या किसी बड़े बिजनेसमैन को मारने के लिए आए हैं। हमारे पास ख़ास इनपुट है, और इसीलिए हमने पूरी छानबीन की, और हम लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे थे, और इनके भारतीय सीमा में घुसने और यहाँ होने की हमें जानकारी मिली, और एक किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन को मार सकते हैं, तो हम इनको अरेस्ट करने आए। अजीत डोभाल पूरी बात करते समझाते हैं, पर कहते नहीं, हमारे सीनियर अफसरों ने ये कहा है कि इसको लेकर मुंबई आना है। चूँकि अजीत डोभाल आईबी के चीफ से रिटायर हो चुके थे, लेकिन ऑपरेशन के मुखिया थे, लेकिन ऑपरेशन गुप्त था। बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं जिसमें ऑफिशियल कुछ नहीं होता, सब अनऑफिशियल होता है, कागज़ पे कुछ नहीं, आप पकड़े गए तो भी कुछ नहीं। तो वो हाथ मतलब लगातार तमाम मनाते हैं, समझाते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, बट वो धनंजय कमलेकर मानने को तैयार नहीं, और फरीद तानाशाह और विकी मल्होत्रा को गिरफ्तार कर होटल से अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। इधर अजीत डोभाल तब तक अपने सीनियर बाकी लोगों से बात करते हैं, लेकिन तब तक मुंबई में ये वही थी कि ये गिरफ्तारी की खबर भी जो है वो लीक करा दी जाती है। बाद में पता चलता है
कि दाऊद को ये पता था कि अगर वो शादी में जाएगा तो भारतीय एजेंसी छोड़ेगी नहीं, जाहिर सी बात है अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और उसे कहीं ना कहीं से ये खबर मिल गई थी कि छोटा राजन ने अपने 2 शूटर भेजे हैं और दाऊद इब्राहिम ने अपने मुंबई लिंक यानी मुंबई पुलिस के लिंक का इस्तेमाल किया। और ये बात अजीत डोभाल और आर.के. सिंह दोनों ने कहा है। आर.के. सिंह ने कहा था कि उन्हें पूरी जानकारी थी कि कुछ इसमें भेदिए थे जिन्होंने ये इनपुट दिया, और उसके बाद ऐन ऑपरेशन से पहले मुंबई पुलिस ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। जिन 2 लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था उन दोनों को वो पकड़ कर ले गई, और इस तरीके से जो ग्रैंड हयात होटल में ऑपरेशन दाऊद अंजाम दिया जाना था वो ऑपरेशन भी नाकाम रहा, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस थी। तो 2 ऐसे और भी कहते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन बनाए गए, बहुत सारे मिशन शुरू किए गए लेकिन नाकाम रहे। लेकिन ये 2 वो ऑपरेशन थे जिसके बारे में छन छन कर चीज़ें आईं कि ऐसा हुआ था। एक ने एक फ़ोन कॉल ने रोक दिया और दूसरा एक मुंबई पुलिस की नादानी की वजह से। और इस चीज़ ने एक और भी चीज़ बताई कि अगर एजेंसियों के बीच में तालमेल ना हो तो कितना गड़बड़ होता है। तो जो दुबई वाला ऑपरेशन था ये सिर्फ एजेंसियों के तालमेल में कमी की वजह से ऑपरेशन नाकाम रहा और ये अधूरा रह गया। तो ये 2 ऐसे मौके थे, 2 ऐसा ऑपरेशन